ठीक है बच्चे, आपके अकाउंट्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली 12th क्लास के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर आपकी 3 बुक्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। लास्ट आपकी कितनी थी बेटा 11th के अंदर? 1 बुक थी। अब कितनी हो जाएंगी बच्चे यहाँ पे? 3 बुक्स हो जाएंगी। इन 3 बुक्स का जो करिकुलम है कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है आपका, जिसमें सबसे पहली बुक आती है बेटा आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो आपके कितने मार्क्स की है बेटा? 36 मार्क्स। अभी जो बच्चा अप्रैल में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11th में इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, 12th में भी इनोवेशन करते हैं बच्चे, अभी समर वेकेशन के बाद आएंगे। लेकिन उनका बता देता हूँ उनके साथ दिक्कत क्या होने वाली है। अप्रैल, मई, जून, मिड ऑफ जुलाई तक या मैक्स टू मैक्स एंड ऑफ जुलाई तक ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो आएगा ही जून के अंदर ना, उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 36 मार्क्स का सिलेबस वो मिस कर चुका होता है बोर्ड के अंदर। तो ये जितना भी आपका टाइम पीरियड चलेगा, जिसको छुट्टी करनी है, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको 5-7 दिन का कि आप छुट्टी कर लो। पहले एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा जैसे लेता हूँ हर बार। पहले क्लासेस लेके आपको 4-5-6 दिन की छुट्टी दे दी जाएंगी कि जिसको जहां जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बीच में छुट्टी मत करना, आपका ही लॉस है। उसके बाद बेटा दूसरी बुक आएगी आपकी कंपनी की, जिसके अंदर कितने मार्क्स के हैं? 24 मार्क्स के चैप्टर है। अब देखो मैं आपको ना कुछ कुछ यहाँ पे और चीजें भी गाइड करता हूँ साथ साथ। जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे पार्टनरशिप की, तो सर पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर्स कितने हैं? ठीक है, नई बुक्स के अंदर डिवाइड करके 7 हो गए हैं, वैसे वो 6 ही कहलाते हैं टोटल चैप्टर्स, ठीक है। कंपनी के अंदर बेटा 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें से करने कितने हैं? सिर्फ 2। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर 5 चैप्टर हैं, जिसमें से करने कितने हैं? सिर्फ, हो गए सर ये कट गए क्या? 3 चैप्टर? नहीं, 3 चैप्टर बेटा थ्योरी है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दूसरा एक एक क्लास का चैप्टर होता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो 2 क्लास का प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन बहुत बेसिक चैप्टर है। मेन इसमें 2 चैप्टर्स हैं जो करने होते हैं हमें, कैश फ्लो और फाइनेंशियल रेशो होती है, अकाउंटिंग रेशो बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो 6, 2, 8 और 2, 10। अब खुशी तो ये सुन के होती है कि सर 21 चैप्टर थे 11th में, 12th में तो सिर्फ ये 10 रह गए, ठीक है। और करने के लिए भी कितने महीने पड़े हैं सर हमारे पास? 10 महीने पड़े हैं। तो सर हर महीने में एक चैप्टर करेंगे, बड़ी मस्ती से हो जाएगी 12th। तो बेटा मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो ये बात कर रहे हैं ना हम 2 चैप्टर, इसमें से जो पहला चैप्टर है इसका, वो 2 से 2.5 महीने में होता है, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। तो अगर चैप्टर कम है तो उनके लिए जो टाइम लगेगा वो क्या है बेटा? बहुत ज्यादा भी लगेगा आपको। ऐसे नहीं है कि आप 11th की तरह शुरू करोगे 5-7 क्लास में चैप्टर खत्म। लेकिन चैप्टर बड़े अच्छे हैं, जो कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा उसको कहीं से कहीं तक 12th की अकाउंटेंसी ना तो बोरिंग लगेगी, 11th से ज्यादा इंटरेस्टिंग अकाउंटेंसी है इस बार की, ठीक है। इसके बाद बेटा वही अगेन आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रैक्टिकल आ जाएगा, 100 मार्क्स का कंप्लीट आपका। अब थोड़ा सा और इसको मैं बताता हूँ, आप देखिए। हम बेटा यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? अंकल को देख के कुछ मत हो, ठीक है, वो पैसे बटोर के भाग रहे हैं। पहली बात तो बेटा देखो सीधी से लॉजिक ये है, ठीक है, हम सबका जितने भी हम बैठे हैं ना यहाँ पे कॉमर्स के, हम सबका क्या है बेटा? आज हैप्पी न्यू ईयर है। क्या है आज? 1 अप्रैल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है आप सबका। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब क्या है? बेटा फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेस, किसी भी चीज का बेसिक क्या है। तो आज आपको मैं बेसिक बताऊंगा कि इसका यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर बेसिक क्या यूज होगा हमारा, ठीक है। देखिए ऐसे अंकल आंटी बहुत मिलेंगे अभी आपको इसके बीच में इस बार। देखिए सबसे पहले आता है कि सर पार्टनरशिप बेसिकली है क्या? कहता है पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा ये हमेशा याद रखना कि हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है यहाँ पे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। देखो बेसिकली अगर हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का स्टूडेंट बना ही किसके लिए? बिजनेस के लिए। सारा कुछ जो भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, सब किसके लिए पढ़ रहे हो आप? बिजनेस करने के लिए। अब यहाँ पे आता है कि बिजनेस को चाहिए क्या क्या। सर पहली चीज चाहिए ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, दूसरी चीज क्या चाहिए? टू अर्न अ मैक्सिमम। तो बिजनेस 2 ही चीजें चाहता है सर, या तो ग्रो करना चाहता है या प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं सर सोल प्रोप्राइटरशिप थी क्या? 11th के अंदर जो बेटा आप पढ़ के आए हो वो क्या पढ़ के आए हो? सोल प्रोप्राइटरशिप ही पढ़ के आए हो। यानी आपने क्या सीखा? फाइनल अकाउंट बनाना किसका? एक फर्म का, एक इंडिविजुअल पर्सन का। तो उसे बोलते हैं क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। कहता है कि जब हम एडवांटेज क्या थी जब हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप करते थे? तो सर पहला था नो कन्फ्लिक्ट, आपस में कोई बहसबाजी है ही नहीं, क्योंकि अकेला हूं, काम कर रहा हूं आराम से। क्विक डिसीजन मेकिंग,
ठीक है। डिसीजन जो होते थे, क्योंकि इंडिविजुअल लेने होते थे तो सर कैसे लेता था मैं, फटाफट से ले लेता था। सीक्रेसी, जो मैं डिसीजन लेता था वो मेरे तक सीक्रेट रहते थे, कहीं और भी नहीं पहुंचते थे। वर्क डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट, और हम डायरेक्टली किसके लिए काम करते थे, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते थे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं किसके बेटा, अगर आप अकेले काम करते हो। क्या काम हुआ सर, सबसे पहले मैं डिसीजन बहुत जल्दी ले सकता हूं। दूसरा सर, कोई बहसबाजी किसी के साथ नहीं होगी, सीक्रेट रहेगा, और प्रॉफिट के लिए मैं इंडिविजुअली डायरेक्शन ले सकता हूं। अब आता है डिसएडवांटेज क्या थे सर, लेस चांस ऑफ अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो जब मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूं तो मेरे उस लेवल के ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स करती हैं। लैक ऑफ कैपिटल, भाई अकेला बंदा कितना पैसा लगाएगा, पैसे की क्या रहती है सर, हमें शॉर्टेज रहती है। लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, अब भाई मेरे को सीधी सी बात है, मैं आज एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, मैं इंस्पायर की 10 ब्रांच खोल दूं तो मैनेज करने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, आएगी सर। यानी मैं बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाऊंगा बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, और एक ही काम को आप कंटिन्यूअस लेवल पे कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे क्रॉस नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर, हमने एडवांटेज भी पढ़ ली सोल प्रोप्राइटरशिप की, डिसएडवांटेज भी पढ़ ली, तो सर सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉर्ट आउट किया जा सके, इन प्रॉब्लम से बाहर आया जा सके। तो सर इसका आंसर आता है व्हाट इज द सॉल्यूशन। इसका सर बेसिक सा सॉल्यूशन आता है क्या हमारा, ठीक है, किंजल और प्यांची बेसिकली, ठीक है। तो क्या करें सर हम यहाँ पे, बेसिक हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप अब होती क्या है सर, पार्टनरशिप हमें लगता है कि सर हम दो सहेलियां या बहनें मिलके एक बिजनेस चला लेंगी, वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप। नहीं, पार्टनरशिप बेटा एक एक्ट है 1932 जो कि कानून के तहत लिखा गया है। उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, देखो कहते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, बहुत ध्यान से समझना बेटा, पहले चैप्टर में से एमसीक्यू आने के चांसेस यहां से बनेंगे, ध्यान से सुनो। कहता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप एज, यहाँ पे ना 3 चीजें पढ़ेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट, और एक एक करके मैं ये तीनों चीजें समझाऊंगा अभी आगे आपको। पहला आता है सर कि एक तो रिलेशन होना चाहिए पर्सन्स के बीच में, 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप क्या होती है सर, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं किसी भी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए, और आपस में क्या करते हैं सर, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। उस चीज को क्या बोला जाता है सर, पार्टनरशिप कहा गया है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझने की जब बात आती है तो बेटा देखो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आता है कि सर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा इसकी, क्लैप हो गई, डबल ए आएगा बस यहाँ पे क्लैप, ठीक है। क्लैप के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो इससे आपको याद रहेगा, ये शॉर्ट फॉर्म्स ना आपको अपनी नोटबुक में लिखनी जरूर है। जब आप घर पे ये लेक्चर सुनोगे तो आपका काम क्या रहेगा, पार्टनरशिप डालोगे वहां पे शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखना, ये काम आएंगे आपके, हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम। क्लैप के अंदर सबसे पहले आया बेटा क्या, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसको मैं समझाता भी चला जाता हूं, वैसे आगे आएगा भी ये, लेकिन हम यही समझते हैं इसको। देखिए बहुत ध्यान से समझना बेटा, ए और बी 2 पार्टनर्स है बेटा, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें पार्टनर समझने हैं बेटा। 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है सर हमारा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। एक्टिव पार्टनर कौन है, हु इन्वेस्ट एंड वर्क, सर जो पैसा भी लगाएगा और क्या करेगा, साथ में काम भी करेगा। स्लीपिंग पार्टनर क्या है बेटा, हु ओनली, वो क्या कहेगा कि मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। अब मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर्स है फर्म में, कितने हैं, ठीक है। बी और सी ये है हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर है, तो यानी सर बी और सी क्या कहते हैं, हम सिर्फ पैसा लगाएंगे। ए कौन सा है सर हमारा यहाँ पे, तो यानी पूरी तीनों, भाई फर्म किसको मिलके बनी सर, इन तीनों को मिलके बनी, लेकिन काम कौन कर रहा है सिर्फ इसके अंदर, ए। तो ए किसके भी आप पे काम कर रहा है, बी और सी के भी आप पे भी कर रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे मिलके काम करेंगे,
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। समझ आया? ठीक है, अगर मान लो ABC तीनों क्या होते हैं एक्टिव पार्टनर्स, तो क्या होता था कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे काम कर रहे हैं सर। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उनमें से एक सबके लिए काम कर रहा है, तो वो कौन हो गया सर इसके अंदर? A हो गया। एग्जाम्पल समझ आ गया अच्छे से? ये पूरा क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है बेटा लॉफुल बिजनेस। ठीक है, ये नहीं कि आपने ठेका खोल लिया शराब का और कह रहे हो जी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इलीगल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कभी भी अलाउ क्यों बेटा? देखो लगा क्या उसका क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1930, जहां पे एक टर्म लग जाता है ना बेटा एक्ट। एक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज जो लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहां पे ना एक टर्म आया एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, चलो इसको आगे डिस्कस करते हैं। अभी देखिए यहां लिखा है कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, का मतलब कहता है पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एंड इम्प्लाइड एजेंसी इज द एजेंस ऑफ द पार्टनरशिप। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बेटा? पार्टनर्स के बीच में ना अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तू पिछले हफ्ते ट्रिप पे गया था तो मैं इस हफ्ते ट्रिप पे जाऊंगा, तूने छुट्टी करी थी तो मैं छुट्टी करूंगा, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलते। उनकी आपस में क्या होनी चाहिए? एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी मिलके क्या कर सकते हैं? वो एक अच्छा बिजनेस रन कर पाएंगे। लॉफुल बिजनेस, द एग्रीमेंट शुड बी कैरिड ऑन सम लीगल बिजनेस टू मेक अ प्रॉफिट। एक लीगल बिजनेस के लिए ये काम होना चाहिए बच्चे। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे जो डाटा है ना ये चेंज भी होगा अभी आपका। क्या लिखा है? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर 10 इन बैंकिंग बिजनेस, बिजनेस में क्या है बेटा 10 लोग होते हैं, और अदर बिजनेस में क्या है 20, ये चेंज भी हो चुका है, 50 हो चुका है, मैक्सिमम 100 भी है, वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा आगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना है इसको। द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशन। इस एग्रीमेंट की ही बात करते हैं अभी। पहले बहुत मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हो अब आप। देखिए इधर यहां पे ना एक टर्म आ रहा है बेटा बार बार आपका, क्या सर? जो एग्रीमेंट होता है ना ये हमारा 2 तरीके से होता है सर। एक ओरल होता है। वैल्यूएबल कौन सा होगा बेटा इन दोनों में से? क्यों? गारंटी रहती है सर, फ्यूचर में प्रूफ होगा। ठीक है, आपने साइन करे होंगे, पढ़े लिखे नहीं होगे तो अंगूठा लगाया होगा, कुछ तो करा होगा, है ना? तो मतलब बेसिकली क्या रहता है सर, रिटर्न वाला क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा लीगल रहता है, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा रिटर्न एग्रीमेंट की ना, यहाँ पे क्या देखो, जब रिटर्न एग्रीमेंट की बात होती है ना, तो जो रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है बेटा उसको बोला जाता है यहाँ पे क्या? पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड आपका बेस क्रिएट करेगी किसके लिए? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। तो इससे अगला जो टॉपिक आ रहा है ना आपका पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल खुले दिमाग से अच्छे से समझना है आपने। अभी याद करा के ही भेजूंगा आपको यहाँ से, लेकिन ध्यान से समझना है कि पार्टनरशिप डीड सर होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें अप्लाई करी जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो सिंपल है, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए काम करते हैं। अब देखो यहां आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा अब ध्यान से, जो नहीं सुन रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। दिस एग्रीमेंट कंटेन ऑल द टर्म एंड कंडीशन एग्रीड बिटवीन द पार्टनर। जितनी भी आपने टर्म एंड कंडीशंस लिखनी है उस पार्टनरशिप डीड में लिखते हो। गवर्नमेंट के नोटरी कागज के ऊपर होता है, उसके ऊपर आप साइन करते हो, वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी पार्टनरशिप डीड। राइट्स क्या है आपकी, ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है ऑफ ऑल द पार्टनर आर स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये सारी की सारी चीजें मेंशन होती हैं उस पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हैं जो उसके अंदर आती हैं। एग्जाम में कैसे आता है ये सारी नहीं याद करनी, कोई भी 2 या 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आती हैं। पहला सर, फर्म का नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, की सारे पार्टनर्स का नाम क्या है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कमेंसमेंट का मतलब होता है सर डेट ऑफ स्टार्टिंग, यानी जो बिजनेस है आप किस तारीख को स्टार्ट कर रहे हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल आपने लगाया है और या कितना कैपिटल आप लगाना चाहते हो।
रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, रेशियो इन विच प्रॉफिट आर शेयर्ड, इंटरेस्ट इफ एनी पार्टनर कैपिटल, ये भी हम आगे सारा पढ़ेंगे। इसमें ना ये जो चीजें आ रही हैं इसको ध्यान से समझना बेटा। देखिए इतनी, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो किसी पार्टनरशिप में दो सिचुएशन क्या हो सकती हैं, कोई बताएगा? सर दो सिचुएशन मैं बताता हूं। देखो, या तो सर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, या सर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी। यही तो होगा भाई। हम दोस्त अच्छे थे, हमने कहा बिजनेस कर क्या रखा है उस पार्टनरशिप में, कोई कागज वागज नहीं, हम दोस्ती में बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड नहीं बना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक क्या है सर, मैंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, रिटर्न में बनाई थी। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो समझते हैं, और याद करना है बेटा ये सबको आपको। देखो सबसे पहले, रेशो इन विच प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड, किस रेशो में हम प्रॉफिट बांटेंगे। मान लो अगर पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर ये कह रखा है कि हम 2:1 में बांटेंगे, तो हम किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे बेटा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं करी तो अब दिक्कत तो आएगी ना, प्रॉफिट तो बांटना ही है। फिर कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, तो बेटा उस कंडीशन में प्रॉफिट बांटा जाएगा कैसे, इक्वली। समझ आई? यानी सर जब पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके हिसाब से बटेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट इफ एनी ऑन द पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग्स। देखो बेटा सबसे पहले कैपिटल क्या है, जो पार्टनर ने बिजनेस में लगाया होगा। ड्राइंग्स क्या है, जो पार्टनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली होंगी। समझ आ गया यहां तक? दोनों पे ही आपने पढ़ा 11th क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड है और उसमें कह रखा है कि हमें 7%, 6%, 10% इस हिसाब से देना है, तो हम इस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं होगा। यानी आपको याद क्या रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स विल बी गिवन। फिर आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो दिया हुआ था तो फर्म उसको 10% इंटरेस्ट दे रही है, 11% दे रही है, तो इस हिसाब से देगी। क्लियर? अब लेकिन कंडीशन ये आती है कि सर पार्टनर से फर्म ने लोन तो ले लिया था लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है उस कंडीशन में 6% पर एनम के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। फिर आता है सैलरी कमीशन इफ पेबल टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो दोगे, अदरवाइज, ठीक है। अब शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको इसको याद करने का तरीका। सर दो कंडीशन थी, पार्टनरशिप डीड है, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। क्या? कि सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना तो उस कंडीशन में सिर्फ दो चीजें दी जाती हैं, कम वाली याद कर लो ना। सर दो चीजें दी जाती हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली। उसके अलावा बाकी सारी चीजें तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड होगी, अदरवाइज हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो शॉर्ट क्या है, दो चीजें याद कर लो सर, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% जाएगा और प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स की बात आई तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में हम पे नहीं कर रहे, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आई तो आप कह रहे हो कि 6% पे करेंगे, ऐसा क्यों? ये आपको पूछना था लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्यों? तो बेटा हमने कैपिटल भी तो फर्म को ही दिया हुआ है, पैसा तो हमने फर्म में वैसे भी रखा हुआ था कैपिटल के रूप में। हाँ तो ये पैसा फर्म ने हमसे लिया, क्या पता क्या मिल रहा है। हाँ जी, मैं बताता हूं। देखो जब, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल है ये पूरा। जब पार्टनर ने एज अ कैपिटल फर्म में लगाया तो वो फर्म की इंटरनल लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? क्योंकि पार्टनर फर्म का हिस्सा है, उसने पैसा लगाया तो वो क्या बन गई बेटा, फर्म की इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन बीइंग अ पार्टनर, जब पार्टनर ने फर्म को अलग से लोन दिया कैपिटल के अलावा, तो फर्म की कौन सी लायबिलिटी हो गई, वो अब एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई कि बाहर से मैंने पैसा पकड़ा है। कैपिटल बाहर वाला पैसा नहीं है, लायबिलिटी तो है लेकिन इंटरनल है। ये वाला कौन सा हो गया बेटा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वाले केस में जितना मर्जी सगा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो आपसे ब्याज लेगा ही लेगा।
तो अगर ब्याज पहले से तय है तो आप वैसे दोगे, अगर एब्सेंट है तो क्या दोगे आप 6% पर एनम दोगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है तो आपके पास रीजन होना चाहिए, सर ये रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब डिटेल में है यहाँ पे। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज एज पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज अलाउड, इट विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ये ध्यान करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा सिर्फ तभी दिया जाएगा जब फर्म को क्या हो रहा होगा, लॉस की कंडीशन में नो इंटरेस्ट विल बी। तो फर्म कभी भी लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कह रखा तो आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर्स अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा अगर वो कुछ भी फर्म को देगा, एडवांसेस मनी टू द फर्म एज अ लोन, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये कब की बात हो रही है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी कमीशन, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी कमीशन और सैलरी। प्रॉफिट कैसे होगा बेटा? इक्वली शेयर हो जाएगा। कैसे शेयर होगा? खत्म। ठीक है यहां तक।